मोरी एक कमजोर लड़का था जिसे सारे लोग नल्ला और नालायक समझते थे, पर असलियत में वो खुद मंकी किंग का पुनर्जन्म है। उसके पास इतनी ज्यादा पावर है कि वो एक हिट में पूरी गैलेक्सी डिस्ट्रॉय कर सकता है, पर उसे खुद अपनी पावर के बारे में नहीं पता। एक दिन उसे एक टूर्नामेंट में फाइट करने का इनविटेशन मिलता है, जहां पर कोरिया के सबसे खतरनाक लोग फाइट करने आते हैं, जो खुद स्वर्ग के देवताओं से पावर लेते हैं। पर दूसरी साइड एक ऐसा ग्रुप है जो कि डार्कनेस गॉड को धरती पर लाना चाहता है, जिससे पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। अब इस खतरनाक टूर्नामेंट में मोरी को अपनी गॉडली पावर को पहचानना होगा और इन सारे खतरनाक विलन से लड़ते हुए इस पूरी दुनिया को बर्बाद होने से बचाना होगा। हमारा मेन कैरेक्टर मोरी जब छोटा था तब उसके घर में सिर्फ उसके दादा ही थे, पर वो भी मिलिट्री में होने की वजह से उन्हें मोरी को छोड़ के जाना पड़ता है। मोरी के दादा जाते जाते कहते हैं कि तुम बहुत सारे दोस्त बनाना और स्कूल में अच्छे से पढ़ाई करना। मोरी यहाँ बहुत ज्यादा दुखी होता है। इसके बाद मोरी के दादा वहाँ से चले जाते हैं और वापस कभी नहीं आते, और इसके बाद मोरी एकदम अकेला पड़ जाता है। अब हमारा लोंडा सपने से उठता है और देखता है कि वो लेट हो चुका है। तभी वो अपनी मर्सिडीज निकाल के टूर्नामेंट में जाने लगता है, और ये साइकिल चला नहीं उड़ा रहा होता है। शायद इसने रेड बुल के साथ केरोसिन भी पी लिया होगा। और ये जिस टूर्नामेंट में जा रहा है उस टूर्नामेंट का नाम गॉड ऑफ हाई स्कूल है, जहाँ पे कई सारे पावरफुल लोग एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। दूसरी तरफ हमारा मोरी भूखा प्यासा साइकिल चला रहा था। तभी एक चोर किसी का पर्स लेके भागता है और मोरी देखता है कि वो पर्स एक बूढ़ी औरत का था। यहाँ मोरी इमेजिन करता है कि उस बूढ़ी औरत के बच्चे बिना पैसों के भूखे मर रहे होंगे। ये इमेजिन करते ही मोरी उस चोर का पीछा करता है, और ये तो कतई धूम 3 मूवी की तरह स्टंट मार रहा है। अब मोरी उस चोर को पकड़ने के लिए कई सारे पैतरे अपनाता है। तभी वो एक ट्रक से भी बचता है और मोरी उस चोर का बहुत पीछा करता है। पर तभी वो सामने एक लड़की को देखता है और वहाँ कई लोंडे अपनी बॉडी का शो ऑफ कर रहे थे, पर मोरी उस लड़की पे अपनी साइकिल ठोक देता है और वो लड़की गिर जाती है। अब यहाँ मोरी सॉरी बोल के निकल लेता है, पर वो लड़की अपना छाता फेंक के मारती है और वो उसे पकड़ के धमकी देती है। साले तूने मेरा मेकअप बिगाड़ दिया, पैसे दे इसके। पर मोरी उसको सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है। अब यहाँ वो चोर भाग रहा था। तभी वो अपने पीछे इन दोनों को देखता है जो कि इसी का पीछा कर रहे थे। अब वो चोर बुढ़िया के पैसे फेंकता है इन दोनों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, पर वो लड़की साइकिल से कूद के उस पे अटैक कर देती है, पर उसका बदसूरत चेहरा बिलबोर्ड पे टकरा जाता है। अब वो चोर सोचता है कि वो जीत गया, पर तभी एक हाथ उसके चेहरे पे लगता है और वो ट्रक से टकरा जाता है। अब ये तीनों लोग एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, और इस लड़की का नाम मीरा है, और ये लड़का जिसने बाइक वाले को पंच मारा था इसको मैं सेन बुलाऊंगा। अब टूर्नामेंट के अंदर ये तीनों मस्त बैठे हुए थे, जहां इन तीनों की दोस्ती हो गई। अब अनाउंसर सबको बताता है कि इस टूर्नामेंट में सारे हथियार अलाउड है। इसके अलावा इस टूर्नामेंट में कोई भी रूल नहीं है, यहाँ जैसे चाहो वैसे लड़ाई कर सकते हो। और आप सभी कंटेस्टेंट के हाथों पे एक ब्रेसलेट है, जिसका इस्तेमाल करके बुरी से बुरी इंजरी को भी ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप इस टूर्नामेंट को जीत गए तो आपकी कोई भी इच्छा पूरी की जाएगी। इस टूर्नामेंट में जीतने वाला बंदा कुछ भी मांग सकता है। अब तुम सारे लोग लड़ाई करना शुरू करो। अब ये सारे के सारे कंटेस्टेंट एक दूसरे से लड़ाई करने लगते हैं, और सारे लोग एक दूसरे को हराने के लिए पूरी जान लगा रहे होते हैं। अब इनमें से कई पावरफुल लोग दूसरे फाइटर्स को बहुत पीट रहे होते हैं। इनमें से एक लड़की दूसरी लड़की की गर्दन तोड़ देती है, और दूसरा बंदा बुक पड़ते हुए ही सबको धो डालता है। अब यहाँ पे सैन अपने एक ही मुक्के से कई फाइटर्स को घायल कर देता है, और मीरा भी अपनी स्वॉर्ड टाइल टेक्निक से कई सारे लोगों को उड़ा डालती है। दूसरी तरफ मोरी भी अपने पैरों का इस्तेमाल करके सारे कंटेस्टेंट की धज्जियां उड़ा रहा था। वो एक बंदे को लात मार के उसकी हड्डियां तोड़ देता है, पर तभी वहाँ पे एक बहुत खतरनाक इंसान एंट्री मारता है, और यहाँ ये आदमी आते ही कई सारे लोगों को अपने पैरों से मारने लगता है। अब वो आदमी अपने पैरों से एक लड़के को कुचलने लगता है, लेकिन वहाँ मीरा आके उस पे अटैक कर देती है, पर वो आदमी उसके अटैक को आराम से डॉज कर लेता है और उसकी तलवार को अपने पैरों से ही पकड़ लेता है। पर मीरा हार नहीं मानती, वो उस पे दूसरा अटैक करती है और अपने पैरों से उस पे एक किक मारती है। उस आदमी को किक से घंटा भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आदमी मीरा को डेट पे चलने के लिए कहता है, पर मीरा उसके मुंह पे गाली देती है। अब मोरी उसकी पैंट उतारता है, और ये क्या ही पहन रखा है इसने। मोरी ये देखने के बाद उसकी पैंट वापस ऊपर कर देता है। अब वो आदमी अपनी किक से उस पे अटैक करता है। मोरी उसकी किक को डॉज कर लेता है, पर उसका हाथ फिसल जाता है, जिससे वो आदमी किक को मारने में कामयाब हो जाता है। पर उसके पैर में चोट लगी हुई थी, क्योंकि जब इसने मोरी पे किक मारी थी तब मोरी ने उसके पैर पे अटैक कर दिया था। और अब ये दोनों छलांग मार के एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार होते हैं।
कुछ देर बाद ये तीनों घर जा रहे थे और वहाँ मोरी मीरा को घूर रहा था, क्योंकि जब मोरी ने उस आदमी को मारने के लिए छलांग लगाई थी तब मीरा ने आकर उसकी गर्दन तोड़ दी, क्योंकि मीरा की तलवार इसके पास थी, पर वो बाद में नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से ठीक हो गया था। तुम्हारी हरकतों से लगता है कि तुम एक गोरिल्ला हो। ये सुनते ही मीरा उसको कूटने लगती है। कुछ देर बाद मोरी सबको पूछता है कि तुम सब लोगों ने द गॉड ऑफ हाई स्कूल में ज्वाइन क्यों किया। मोरी बताता है कि मुझे सबसे लड़के इस पूरी दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बनना है। सेन बताता है कि मैंने तो सिर्फ पैसे कमाने के लिए। मीरा सबको बोलती है कि मेरी लाइफ इतनी भी सिंपल नहीं है, मुझे अपने फैमिली डोजो को वापस से रिवाइव करना है। इस वक्त मीरा की तलवार अभी भी मोरी के पास थी। मीरा उसे लेने की कोशिश करती है पर उसकी तलवार पानी में गिर जाती है। ये देख के मीरा उसे खींच के थप्पड़ मारती है और अपनी तलवार को पूरी रात ढूंढती है। यहाँ मीरा अपने पास्ट को भी याद करती है, जहाँ पे उसके पिता ने उसे कहा था कि तुम हमारी सदियों से चली आ रही स्वॉर्ड स्टाइल टेक्निक को जिंदा रखना। इसके बाद मीरा ने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की। वो अपनी जिंदगी को कभी एंजॉय भी नहीं करती थी। इतनी ज्यादा ट्रेनिंग करके उसके हाथों में छाले भी पड़ गए थे। कुछ टाइम बाद तलवार ढूंढने के लिए मोरी भी वहाँ पे आता है। तलवार ढूंढते हुए मीरा मोरी को सॉरी भी बोलती है। वो उसे बताती है कि मैंने तुम्हें थप्पड़ इसीलिए मारा था क्योंकि वो तलवार मेरे पिताजी की थी। वो चाहते थे कि मैं मूनलाइट स्वॉर्ड टेक्निक की सक्सेसर बनूं। अब वहाँ पर सेन भी बड़ी सी लाइट लेकर आता है इनकी मदद करने के लिए। अगले दिन टूर्नामेंट शुरू हो जाता है और क्रंची रोल वालों ने यहाँ भी प्रमोशन करना नहीं छोड़ा। अब जो भी इस टूर्नामेंट को जीतेगा वो द गॉड ऑफ हाई स्कूल के फाइनल में जा सकता है। यहाँ पे सबसे पहला मैच केन का था। हॉल में बैठे हुए सारे लोग मैच शुरू होने का इंतजार कर रहे थे और यहाँ अपना मोरी मस्त आलसियों की तरह सो रहा था। पर तभी वहाँ पे वो आदमी आता है मोरी को हमेशा के लिए सुलाने, पर केन उसे रोक लेता है। अब वो आदमी उस पे किक मारता है लेकिन मोरी केन को बचा लेता है। अब ये लंबी नाक वाला सबको लड़ाई शुरू करने के लिए कहता है। पहला मैच मीरा और एक बंदे के बीच में था, जहां मीरा उस पे एक ही अटैक करके राउंड को जीत लेती है। दूसरा मैच मोरी और दूसरे बंदे के बीच में था, जहां पे मोरी अपने सिर्फ नॉर्मल पंचिस से ही जीत जाता है। तीसरा मैच इस लड़की का था, जहां पे वो जॉन सीना का पैतरा इस्तेमाल करके जीत जाती है। अब अगला मैच एक लड़के और एक दूसरे बंदे के बीच में था, जहाँ पे वो लड़का अपना बैट का इस्तेमाल करके उस लड़के को धो डालता है। अगला मैच सेन का था, जहाँ पे वो बिना किसी मेहनत के ही जीत जाता है। अब अगला मैच सेन और इस खड़ूस आदमी के बीच में है। यहाँ सेन उसे कहता है, तुम एक ट्रू वॉरियर के रास्ते से भटक चुके हो, इसीलिए मैं अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करूँगा। अब ये कहते ही वो उस आदमी पे कई सारे पंच लैंड करता है और अपनी टाइची टेक्निक से उसको ऑडियंस के बीच में फेंक देता है। पर वो बंदा तो फुल इग्नोर मोड में था। इसके बाद वो आदमी रिंग के अंदर आता है और वो अचानक से छलांग लगा देता है, पर केन उसे लात मार के नीचे गिरा देता है। लेकिन इस आदमी ने केन के अटैक को एक हाथ से ही रोक दिया था। अब वो आदमी अपना एक हाथ इस्तेमाल करने का डिसाइड करता है और अपने एक हाथ से ही वो केन का भरता बना देता है और उसके बाल पकड़ के सेन को अपने पैरों के नीचे ले आता है। अब वो आदमी अपनी किक से उसकी आंख फोड़ डालता है। ये देखने के बाद सारे जजेस शॉक होते हैं, क्योंकि ये आदमी टाइकोंडो का इस्तेमाल कर रहा था, जो कि एक ऐसी टेक्निक है जिसको मार्शल आर्ट वॉर में सरवाइव करने के लिए बनाया गया था। ये टेक्निक हद से ज्यादा खतरनाक है। अब वो आदमी केन पे कई सारे अटैक्स करता है, पर केन अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। केन शांत रह के अपनी ट्रेनिंग को याद करता है और अपनी बैलेंस स्ट्राइक से उस पे अटैक करता है, पर उस आदमी की जगह पे केन ही दूर उठ जाता है, क्योंकि उस आदमी ने उसकी स्ट्राइक को अपोजिट एंगल में इस्तेमाल किया, जिससे सारी फोर्स केन पे ही लग गई। अब वो आदमी केन को कहता है, अबे ओ बच्चे, तू मेरे सामने गिड़गिड़ा कर अपनी मौत की भीख मांग। और ऐसा कह के वो सेन को ब्रूटली मारने लगता है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तेरे जैसे नीचर आदमी से माफी कभी भी नहीं मांगूंगा। पर वो आदमी अपना दूसरा हाथ खोल लेता है और केन को पकड़ के उसके दोनों हाथों को लॉक कर देता है। वो आदमी केन के दोनों हाथों को पूरी फोर्स लगा के उखेड़ने लगता है। इससे केन को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है, पर तभी उसके पीछे मोरी आता है और एक किक से उसको दूर फेंक देता है। अबे ओ कमीने सुअर, अगर दम है तो मुझसे लड़ के दिखा। ऐसा कह के मोरी अपनी लात से उसके परखच्चे उड़ा देता है, पर तभी सारे जजेस मिलके मोरी को रोक लेते हैं। अभी और चमन गिलगोज़े दूसरों के मैच में दखलंदाजी करना रूल्स के खिलाफ है, इसलिए चुपचाप अपनी सीट पे वापस बैठ जा। तभी इन लोगों को उस आदमी में से भयंकर एनर्जी महसूस होती है और वो आदमी अपने पास्ट को याद करता है, जहाँ पर एक लड़की ने उसे हरा दिया था और उसे एक लूजर कह के चली गई थी। तभी से इस आदमी ने सबको हराने का फैसला किया है।
ये याद करके वो आदमी गुस्से में आ जाता है और सारे लोगों पे अटैक कर देता है, पर एक जज उसको मुश्किल से बचा लेती है। पर मोरी छलांग मार के उस पे अपनी 3 किक टेक्निक का इस्तेमाल करता है और अपने एक खतरनाक अटैक से उसको रिंग में फेंक देता है। ये देख के सारे जजेस भी शॉक होते हैं और अगले ही सेकेंड उस आदमी का सुअर जैसा चेहरा रिंग में पड़ा हुआ था। तभी मोरी पे एक चाटा पड़ता है और वहाँ पे मुजिन पार्क आ जाता है और माइक में कहता है कि इस टूर्नामेंट का हेड मैं हूँ और इस मोरी ने 2 लोगों की फाइट में दखलंदाजी की है जो कि रूल्स के खिलाफ है, इसीलिए इस पे बहुत तगड़ा फाइन लगेगा। कुछ दिनों बाद टूर्नामेंट के हेड्स की मीटिंग होती है जहां पे एक लड़की बताती है कि केन बहुत ज्यादा घायल हो चुका है जिससे वो आगे टूर्नामेंट में नहीं लड़ पाएगा और वो आदमी भी मोरी से पिटने के बाद मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती हो चुका है। अब दोनों ही लोग आगे फाइट नहीं कर सकते। वो असिस्टेंट मोरी को डिस्क्वालीफाई करने को कहती है, पर जब पार्क मोरी की डिटेल्स देखता है तो वो शॉक हो जाता है। दूसरी तरफ टूर्नामेंट शुरू हो जाता है जहाँ पे पहला मैच मीरा और सियोन का था। यहाँ मीरा उस पे लगातार अटैक करती है पर वो सारे अटैक्स को डॉज करके मीरा को दूर फेंक देती है और एक छलांग मार के मीरा पे गिर जाती है जिससे मीरा घायल हो जाती है। यहाँ पता चलता है कि ये लड़की रेसलिंग चैंपियन है। मीरा उस पे तलवार मारती है पर वो उसे आसानी से रोक लेती है क्योंकि इसकी बॉडी लोहे से भी ज्यादा सख्त है। अब वो अपने स्पेशल मूव से मीरा को नॉक कर देती है जिससे मीरा की तलवार भी दूर चली जाती है। अब रियोन को लगता है कि वो मैच जीत चुकी है पर मीरा खड़ी होकर लड़ने का फैसला करती है। अब ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। मीरा अपने वार से उसकी छाती में कट लगा देती है और मूनलाइट टेक्निक से उस पे हमला करती है जिसका प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो लड़की वहीं पे बेहोश हो जाती है और मीरा इस मैच को जीत लेती है। यहाँ मोरी उसकी फाइट देख रहा था और मीरा के जीतने पे वो बहुत खुश होता है। तभी मोरी के पास 2 लोग आते हैं और पार्कू से कहता है कि पिछले मैच में जो तुमने रायता फैलाया है उसकी सजा है कि तुम्हें इससे फाइट करनी पड़ेगी। अरे मुझे इस तस्वीर से फाइट नहीं करनी, मुझे इस घोड़े से फाइट करनी है। इस साले ने मुझे कुछ टाइम पहले कूद दिया था। अबे ओए, मैं इससे भी ज्यादा ताकतवर हूँ। और ये कह के वो मोरी पे पंच मार देता है पर मोरी उल्टा एक्साइटेड ही हो जाता है। अब पार्क मोरी को बताता है कि तुम्हारा और कमिश्नर का मैच कल शुरू होने वाला है। अब शाम को मीरा और सेन घर जा रहे होते हैं जहाँ पे मीरा बोलती है ये पागल मोरी बिना कुछ सोचे दूसरे की फाइट में घुस गया और डिस्क्वालीफाई हो गया। तभी वहाँ पर मोरी आता है और इनको फ्रूट ऑफर करता है जो कि इसको पार्क ने दिए थे। दूसरी तरफ पार्क की असिस्टेंट उसको कहती है कि तुमने वो फ्रूट एक नॉर्मल इंसान को क्यों दिए, वो बहुत खतरनाक है और उन फ्रूट्स को हजारों सालों से बंद करके रखा गया था। पर पार्क तो मोरी की पावर देखना चाहता था। अब मोरी अपने घर पहुंचता है जहां पे वो उन फ्रूट्स को खा लेता है, लेकिन तभी मोरी का दिल डैमेज हो जाता है और वो वहीं पे गिर जाता है। दूसरी साइड सेन अपने दोस्त से मिलने जाता है जिसको कैंसर है और सेन टूर्नामेंट भी इसी की वजह से जीतना चाहता है क्योंकि अगर सेन टूर्नामेंट जीत जाता है तो वो अपने दोस्त को कैंसर से बचा सकता है। पर उसका दोस्त उसको ये चीज करने से मना करता है। सेन उसे कहता है कि मुझे तेरे जैसा ही एक उल्लू का पट्टा दोस्त मिला है जो कि तेरी ही तरह दिमाग से पैदल है। इसके बाद ये दोनों मिलके बहुत सारी बातें करते हैं। कुछ टाइम बाद 3 लड़के उसके दोस्त का मजाक उड़ाते हैं और सेन को बहुत परेशान करते हैं, पर सेन उन लोगों पे ध्यान नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन सेन और एक दूसरे लड़के के बीच में मैच होता है जहाँ वो लड़का अपने बैट से अटैक करता है जिससे सेन को डैमेज पहुँचता है, पर वो वापस उठ के उसके सारे अटैक्स को डॉज करने लगता है। वो लड़का अब अपने 12 फेयर टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिससे सेन की बॉडी में 12 अटैक लगते हैं, पर सेन अपने दोस्त को याद करके वापस उठ जाता है और वो अपने सीक्रेट आर्ट ब्लैक डॉटस को एक्टिवेट कर लेता है और उस पे लैंड करता है। अब सेन अपने दूसरे सीक्रेट आर्ट से अटैक करता है और वो लड़का उन सारे अटैक से मुश्किल से बच रहा होता है। अब सेन अपना आखिरी अटैक उस पे मारता है और उस पंच से वो लड़का जमीन पे गिर जाता है और सेन इस मैच को जीत जाता है। अब अगला मैच मोरी और कमिश्नर के बीच में होता है, पर वहाँ पे मोरी नहीं आया होता क्योंकि मोरी अपने घर में बेहोश पड़ा था। वहाँ मोरी की हिडन पावर एक्टिवेट हो जाती है और मोरी होश में आ जाता है और कुछ देर बाद वो एरिना में भागते हुए पहुँचता है। और इस मैच का रूल है कि मोरी को सिर्फ एक बार कमिश्नर को नॉकआउट करना होगा, पर यहाँ मोरी अगले ही सेकेंड कमिश्नर के सामने आ जाता है और उसको जरा सा धक्का देके नीचे गिरा देता है। ये देखकर सारी ऑडियंस और कमिश्नर भी शॉक हो जाते हैं। कमिश्नर की रेप्यूटेशन सबके सामने खत्म हो गई थी और इसीलिए कमिश्नर बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने ग्रीम रीपर को समन करता है। अब वो ग्रीम रीपर अपने वेपन से मोरी पर कई सारे अटैक्स करने लगता
है और मोरी बहुत मुश्किल से उन सारे अटैक से बच रहा होता है। अब ग्रीम रीपर अपने हाथों से मोरी को पकड़ लेता है और उसको खत्म करने वाला ही होता है कि तभी ग्रीम रीपर गायब हो जाता है, क्योंकि सारे जजिस ने मिलकर कमिश्नर को रोक लिया था। अबे साले, तू गिर के पहले ही नॉकआउट हो चुका था, पर फिर भी तूने फाइट की, इसलिए मैं तेरी 3 महीने की सैलरी काट रहा हूँ। अब पार्क मोरी के पास आकर सोचता है कि तो ये है तेजिन जिन का वंशज। अब टूर्नामेंट के फाइनल में सिर्फ 4 लोग बचे होते हैं और अगली फाइट मीरा और सैन के बीच में होने वाली है। दूसरी तरफ ये तीनों घर जा रहे थे, तभी उन लोगों के सामने एक कार रुकती है। उस कार में से एक आदमी निकलता है जो मीरा को शादी के लिए प्रपोज कर देता है, जिससे सारे लोग एकदम शॉक हो जाते हैं। कुछ टाइम बाद मीरा अपनी बहन के साथ शादी की तैयारी कर रही होती है। वहाँ उसकी बहन बताती है कि रियोंग बहुत फेमस पर्सन है और सबसे पावरफुल मार्शल आर्ट यूजर भी, जो पूरी कंट्री के स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट को रिप्रेजेंट करता है। पर मीरा उसको पसंद नहीं करती थी और उसको रियोंग के पैसों से भी कोई मतलब नहीं था। इसके बावजूद भी मीरा शादी के लिए इसीलिए तैयार हुई क्योंकि रियोंग ने मीरा को कहा था कि अगर वो उससे शादी करेगी तो उसकी मूनलाइट स्वॉर्ड टेक्निक वो पूरे दुनिया भर में फेमस कर देगा और उसकी खानदानी टेक्निक बरकरार रहेगी, और इसीलिए मीरा ने उससे शादी करने का फैसला किया। अब मीरा अपने पास्ट को याद करती है जहाँ पे उसके पापा मर गए थे और वहाँ खड़े लोग मीरा के पापा की मूनलाइट टेक्निक का मजाक उड़ा रहे थे। पर मीरा के पास उसके चाचा आते हैं जो मीरा से वादा करते हैं कि वो अब मूनलाइट टेक्निक को आगे बढ़ाएंगे, इसीलिए मीरा को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब वो मीरा को गोद ले लेते हैं, पर वो उस टेक्निक को इस्तेमाल करने में बहुत बुरे थे, इतना कि उसके स्टूडेंट भी उसे आराम से हरा देते थे। इसीलिए किसी भी बच्चे ने मूनलाइट स्वॉर्ड टेक्निक को नहीं सीखा। उसी वक्त मीरा को ये एहसास हुआ कि उसे ही अपनी पापा की टेक्निक को आगे बढ़ाना होगा। अब मीरा के घर पे मोरी आता है। मीरा, तुम उससे शादी क्यों कर रही हो जिसे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, और तुमने टूर्नामेंट क्यों छोड़ा? तुझे उससे क्या है, मैं जो चाहूँ वो करूँगी अपनी मूनलाइट टेक्निक को आगे बढ़ाने के लिए। ये कह के मीरा उसको घर से बाहर निकाल देती है। कुछ टाइम बाद मोरी सैन को कॉल करता है। अबे सैन, मीरा की शादी हो रही है और वो उससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। देखो मोरी, हम बाहर के हैं, इसीलिए उसकी जिंदगी में टांग लाने का हमारा कोई हक नहीं बनता। ऐसा कह के वो कॉल को रख देता है। अगले दिन मीरा शादी के लिए तैयार होती है, जहाँ उसका चाचा याद करता है कि मीरा हमेशा मेहनत करती थी और अपने इमोशंस को छुपाती थी। अब उसको मीरा की वही स्माइल दिखती है। वहीं बाहर उसकी बहन रो रही थी। तभी वहाँ पर मोरी आता है और शादी में जाने की ट्राई करता है, पर गार्ड्स उससे इनविटेशन कार्ड मांगते हैं जो कि मोरी के पास नहीं होता। इसीलिए वो जाने का नाटक करता है और गार्ड्स की तरफ वापस दौड़ता है, पर गार्ड्स उसे नीचे गिरा देते हैं। वहीं शादी में मीरा रियोंग की तरफ बढ़ती है, जहाँ रियोंग याद करता है कि उस मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन के हेड ने उसे मीरा से शादी करने का हुक्म दिया था, क्योंकि मीरा की तलवार और मीरा की पावर से ये लोग गॉड को कंट्रोल कर पाएंगे। और वहाँ मोरी गार्ड्स के अटैक से बच रहा होता है। तभी वहाँ सैन आकर गार्ड्स को दूर फेंक देता है और ये दोनों ही सिग्मा मेल शादी के अंदर घुसते हैं। अब रियोंग अपनी तलवार मंगा के उन दोनों पे हमला करने जाता है, पर सैन तलवार को रोक लेता है। इतनी देर में मोरी मीरा से बात करने जाता है। मीरा, क्या वो टेक्निक तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा कीमती है? तुम चुप हो जाओ, तुम्हें पता भी नहीं है मैंने कितनी मेहनत की है मूनलाइट स्वॉर्ड टेक्निक को आगे बढ़ाने के लिए। पर तुम अपनी जिंदगी को ऐसे ही बर्बाद नहीं कर सकती। लेकिन मीरा गुस्से में आकर मोरी को मारने लगती है, और जब मीरा उसे पंच मारने जाती है तब उसका चाचा बीच में आ जाता है और उसे कहता है कि मीरा, मेरा भाई कभी नहीं चाहता था कि तुम ऐसी बनो। मीरा, तुम वो करो जो तुम चाहती हो। अब मीरा अपने पापा को याद करती है जिसने कहा था कि मूनलाइट टेक्निक का सीक्रेट है कि तुम वैसी जिंदगी जियो जैसी तुम चाहती हो। इसी वक्त मीरा को एहसास होता है कि वो गलत कर रही थी। अब वो रियोंग को कहती है, सॉरी, अब मैं शादी को कंटिन्यू नहीं कर सकती। अब मैं मूनलाइट टेक्निक को अपने हिसाब से प्रोटेक्ट करूंगी। पर वो जोर से हंसने लगता है। मुझे बस मीरा की पावर हासिल करनी है। और ऐसा कह के वो एक मॉन्स्टर को समन करता है और पूरे हॉल को डिस्ट्रॉय कर डालता है। अब वो मीरा पे अटैक करता है जिससे मीरा को कट लग जाता है, पर मीरा अपनी स्वॉर्ड स्टाइल टेक्निक नंबर 6 का इस्तेमाल करती है जिससे वो एक ही सेकंड में हार जाता है। अब ये दोनों मीरा के पास आते हैं। मीरा अपने दोस्तों से बहुत खुश होती है। थोड़ी देर बाद मीरा दोनों को थैंक यू बोलती है।
तभी रियोंग मीरा की तलवार लेके भाग जाता है। उसे वो तलवार ले जाने दो, मेरे पापा अब भी मेरे अंदर जिंदा है। अब ये तीनों साथ में हंसी मजाक करते हैं। पर शाम को जब सेन हॉस्पिटल में होता है तब वो देखता है कि उसके दोस्त की हालत बहुत बुरी हो चुकी होती है। इससे सेन बहुत दुखी हो जाता है। कुछ टाइम बाद सेन अपनी जॉब कर रहा था जहाँ वही लड़के वापस आ जाते हैं और सेन के दोस्त की कंडीशन पे हंसते हैं, पर इस बार वो इन तीनों को बहुत मारता है। अब बैटल एरिना में मोरी देखता है कि सेन मीरा को बहुत ब्रूटली मार रहा था। वहाँ सेन अपने अटैक से मीरा का खून निकाल देता है और मीरा को बिना रहम दिखाए नॉकआउट कर देता है। आखिर में अनाउंसर को उसे रोकने आना पड़ता है। अब यहाँ मीरा मरने की हालत में होती है। ये देख के मोरी सोचता है कि सेन ने ऐसा क्यों किया। फाइट खत्म होने के बाद सेन टूर्नामेंट के बाहर जा रहा था, जहाँ वो मोरी को देख के कहता है कि मोरी अब हम फाइनल मैच में मिलेंगे। अब सेन अपना पास्ट याद करता है जहाँ पे वो और उसका दोस्त बिना किसी मतलब के एक दूसरे से लड़ते रहते थे, पर फाइट के बाद में वो दोनों मस्त बातें करते थे। अब यहाँ सेन देखता है कि मीरा का खून उसके हाथों में लगा हुआ है और वो सोचता है कि उसने ऐसा क्यों किया। अब रात को मोरी मीरा से मिलने जाता है जो कि हॉस्पिटल में नैनो टेक्नोलॉजी से हील हो रही थी और वो मोरी को बताती है कि जरूर सेन के साथ कुछ तो गलत हुआ है, वरना वो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता। दूसरी तरफ सेन अपने दोस्त से मिलने जाता है जो कि अभी तक कोमा में था। अब अगले दिन मोरी और सेन टूर्नामेंट में लड़ने के लिए तैयार थे और टूर्नामेंट शुरू हो जाता है और वो दोनों ही एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं, पर मोरी उसे किक मार के दूर कर देता है। इसके बाद सेन मोरी पे लगातार अटैक करके उसके सर पे वार करता है, पर मोरी खुद को बचा लेता है। मोरी अपनी किक से उसके कंधे पे मारता है, लेकिन सेन उसे नीचे गिरा देता है और उस पे अपने पंचिस मारता है, पर मोरी अपने पैरों से उसे दूर कर देता है और दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं। यहाँ पे ये दोनों ही लोग पूरा दम लगा के लड़ रहे थे, लेकिन सेन उसके दिल पे जानलेवा हमला करता है जिससे मोरी का खून निकल जाता है और वो दूर गिरता है। अब मोरी खड़ा होके अपना टाइकोंडो इस्तेमाल करने का फैसला करता है और वो सेन के अटैक से बच के अपनी ट्रिपल किक उस पे मारता है, जिसके इम्पैक्ट से सेन दूर जा गिरता है। अब मोरी ने उसके पास जाके दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया, पर सेन उसे कहता है कि मैंने तुम दोनों को कभी अपना दोस्त ही नहीं माना। ये कहने के बाद वो मोरी पे हमला करता है और अपना अल्टीमेट 4 एसगार्डियन गॉड अटैक नंबर 1 रेडी करता है। उधर मीरा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुकी थी। बाहर निकलते वक्त उसकी नजर एक पेशेंट पे पड़ती है जो कुछ ही देर पहले इस दुनिया को अलविदा कह चुका था। पास ही उसकी बहन रो रही थी। तभी अचानक मीरा को एहसास हुआ कि ये तो सेन का वही दोस्त था जो कि कैंसर से लड़ते लड़ते मर चुका है। और उधर टूर्नामेंट में सेन मोरी पे बुरी तरीके से टूट पड़ा था। फिर वो अपना अल्टीमेट अटैक लॉन्च करता है और उसी वक्त उसे याद आता है कि पार्क ने उसे कहा था कि अगर वो टूर्नामेंट जीत गया तो सेन के दोस्त का कैंसर पार्क नैनो टेक्नोलॉजी से ठीक कर देगा। यही सोच के सेन मोरी को किसी भी हालत में हराना चाहता था, लेकिन उसे अभी तक ये मालूम नहीं था कि उसका दोस्त पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह चुका है। अब वो अपना अल्टीमेट ड्रैगन अटैक इस्तेमाल करता है जिससे पूरा स्टेडियम हिल जाता है, पर मोरी उसके अल्टीमेट अटैक से बच गया था। पर अगले ही सेकेंड उसके शरीर में एक के बाद एक छेद हो जाते हैं और वो दूर जा गिरता है और मोरी वापस खड़ा ही नहीं हो पाता। तभी सेन के पास पार्क आता है और उसे कहता है कि सेन, मुझे पता चला है कि तुम्हारा दोस्त इस दुनिया से जा चुका है। और यहाँ मोरी अपना पूरा दम लगा के उठता है। अब यहाँ सेन को अपनी मेमोरी याद आती है जहाँ पे वो अपने दोस्तों के साथ एक गैंग से लड़ने गया था, पर उसके सारे दोस्त भाग गए और वो अकेला उन गैंग मेंबर्स के सामने कुछ नहीं कर पाया। तभी एक लड़का उसकी मदद करने के लिए आता है। मैंने सुना है कि तुम अपने दोस्तों को बचाने के लिए यहाँ अकेले ही चले आए, इसका मतलब तुम एक सच्चे दोस्त हो। पर वो गैंग इन दोनों को पीट के चली गई। अरे कोई नहीं, कम से कम हमने उनकी आंखों में आंसू तो ला ही दिए थे। और हाँ, तुम अपने दोस्तों को लेकर आए थे ना? नहीं, वो मेरे दोस्त नहीं थे। उनका काम खत्म होते ही वो चले जाते हैं और मैं भी कभी किसी को दोस्त नहीं मानता। अगर तुम अपने दोस्तों पर भरोसा करोगे तो वो भी तुम पे भरोसा करेंगे। और तब से ये दोनों दोस्त बन गए थे, पर अब उसका दोस्त कैंसर की वजह से मर चुका है, इसीलिए अब सेन के पास फाइट करने का कोई रीजन नहीं है। पर फिर भी वो खड़ा होता है। अब वो सिर्फ मोरी के अटैक को रोक रहा था। सेन पूरी तरीके से टूट चुका है, अब उसका असली चेहरा सामने आएगा। और यहाँ सेन पूरी तरीके से टूट चुका था। तभी उसको रियलाइज होता है कि उसको मीरा के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था और वो अपने सारे दोस्तों को याद करता है। अब प्रेजेंट में मोरी सेन पे अपनी किक मारने वाला था। इसी वक्त मीरा लाउड स्पीकर से सेन को सपोर्ट करती है।
अरे सेन, तुझे हुआ क्या है? तुम इतने कमजोर तो बिल्कुल भी नहीं हो। अपनी पूरी पावर से लड़ो। और ये तुम्हारे दोस्त का आखिरी लेटर है। अब सेन अपने दोस्त का लेटर पढ़ता है और बिना किसी पछतावे के मोरी से भिड़ने के लिए रेडी हो जाता है। और ये सब इसीलिए था क्योंकि उस चिट्ठी में लिखा था कि अब मेरी जिंदगी खत्म हो रही है, लेकिन तुझसे कोई शिकायत नहीं है। तूने मेरे लिए जो किया उसके लिए मैं तेरा हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। अब वक्त है तू सिर्फ अपने लिए लड़, सिर्फ अपने लिए मेरे भाई। और अब इन दोनों की आइकॉनिक फाइट शुरू होती है जहाँ पे ये दोनों ही लोग अपने पूरे पोटेंशियल पे लड़ रहे थे। अबे तू तो कमाल का फाइटर है यार। और तुम भी कुछ कम नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। और ये कह के दोनों एक दूसरे से फाइट करते हैं, जहाँ पे मोरी अपनी किक का इस्तेमाल करता है और सेन अपने पंचिस का। अब मोरी जंप मार के अपनी ट्रिपल किक का इस्तेमाल करता है, पर सेन अपने ब्लैक डॉटस से उसकी किक को रोक लेता है। लेकिन सेन थोड़ी नाकाम है, वो मोरी पे अपनी ड्रैगन किंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे लिटरली में मोरी दूर जाके गिरता है। पर मोरी अपने आप को जैसे तैसे बैलेंस करता है। इसी वक्त मोरी अपनी ब्लू ड्रैगन किंग की पावर अनलीज करता है, जिसके एक ही अटैक से पूरा स्टेडियम उसकी पावर से भर जाता है। और वहाँ बैठे सारे जजिस और ऑडियंस भी शॉक हो जाती है। और इतने बड़े हमले के बाद भी सेन चट्टान की तरह खड़ा था, लेकिन उसकी सारी पावर खत्म होने की वजह से वो वहीं पे गिर जाता है। और अब मोरी इस बैटल को जीत चुका है। और यहाँ नीचे गिरा हुआ सेन अपने दोस्त को याद करता है, जिसने उसे कहा था कि अगर तुम कहीं पे जीत जाते हो तो मुस्कुरा भी देना। और यहाँ मोरी दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाता है। और यहाँ पे सेन को अपना दोस्त मोरी के अंदर दिखता है और सेन हाथ थाम कर खड़ा हो जाता है। इस पल में वो मोरी को अपना सच्चा दोस्त मान लेता है। तभी मीरा भी आ जाती है। अब बारी है इस बंदर को हराने की। खुद फीमेल गोरिल्ला होकर मुझे बंदर बोल रही है। और तीनों हंसते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन दूर से एक मिस्टीरियस आदमी ये सब चुपचाप देख रहा होता है। और दूसरी तरफ एक लड़का टीवी में ये सब होता हुआ देख रहा था। अब रात को एक जंगल में मोरी के दादा होते हैं, जिसके पास एक मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन का लीडर आता है, जो उसे अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए कहता है। पर मोरी का दादा उसे साफ मना कर देता है, जिससे वो लीडर उसे मारने की धमकी देता है और मोरी के दादा को मारने के लिए अटैक रेडी करता है। पर मोरी का दादा उन सबको एक किक मारता है, जिससे पूरी जमीन उड़ जाती है। पर वो सारे थोड़ी दूरी पर टेलीपोर्ट हो चुके थे। ये सारी दुनिया अब खत्म होने वाली है और अब हमारे मालिक इस धरती पे उतरेंगे। और ऐसा कह के वो अपना मैजिक आसमान में फेंकता है और आसमान में एक मैजिक स्पेल कास्ट हो जाता है, जिसके अंदर से एक बहुत बड़ी और बहुत खतरनाक मैजिक तलवार बाहर निकलती है और वो मोरी के दादा पे गिर जाती है। और इसके इम्पैक्ट से पूरा का पूरा जंगल उड़ जाता है। अगले दिन सबको पता चलता है कि अब नेशनल टूर्नामेंट शुरू होने वाला है, जहां सबको 3-3 की टीम बनानी होगी और जिस टीम की परफॉर्मेंस सबसे सही होगी वही टीम आगे जाएगी। अब इस टूर्नामेंट की आखिरी फाइट मीरा और एक लड़की के बीच में होती है। मीरा ज्यादा टाइम नहीं लगाती और आराम से उस लड़की को हरा देती है। इसी के साथ मीरा भी नेशनल टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कर जाती है। थोड़ी देर बाद सारे जजेस की मीटिंग होती है, जहां सब लोग डिस्कस करते हैं कि इस बार के कंटेस्टेंट काफी पावरफुल हैं। अगर ये सारे कंटेस्टेंट अपनी सारी लिमिट्स तोड़ दे और उनकी इमोशंस ट्रिगर हो जाए तो उनके अंदर की वो की जाग सकती है, जो कि एक बहुत खतरनाक एनर्जी है। इसके अलावा हमारे सामने अब एक बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है, इसीलिए मैंने द सिक्स को बुलाने का फैसला किया है। अब पार्क द सिक्स के पहले मेंबर के पास जाता है, जो कि एक बुढ़ा है जिसका एक हाथ कटा हुआ है। वो बुढ़ा पार्क को एक ही सेकंड में मार डालता है, पर ये तो पार्क का एक क्लोन था। अरे बुढ़े, तुम तो काफी कमजोर हो चुका है। अबे साले, अगर मैं चाहता तो तुझे 1 सेकंड में मार डालता, पर मैंने तुझे बख्श दिया है। अब ये दोनों चलते हुए मोरी के दादा की बात करते हैं। पार्क बताता है कि नॉक्स ऑर्गेनाइजेशन तेजिन जिन यानी मोरी के दादा के पीछे पड़ी है। वो ऑर्गेनाइजेशन तेजिन को मारना चाहती है और इसीलिए मैं द सिक्स को इकट्ठा कर रहा हूँ। कुछ देर बाद मीरा शॉपिंग करने के लिए आई होती है, तभी उसकी मुलाकात अनाउंसर और उसकी फैमिली से होती है। अब वो दोनों साथ में बातें करते हैं। मेरी इस बात को याद रखना कि अब टूर्नामेंट में बहुत खतरनाक लोग आने वाले हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा भयंकर पावर होगी, इसीलिए तुम्हें बच के रहना होगा। अब अनाउंसर वहाँ से जाने लगता है, तभी उसके पीछे बनी के भेष में कोई आता है। पर अनाउंसर को पहले से ही पता था कि ये यहाँ पर जासूसी कर रहा है और वो ये भी समझ जाता है कि ये नॉक्स ऑर्गेनाइजेशन का जासूस है। अब वो आदमी बनी के भेष से बाहर आता है। अब अगले सीन में सेन पार्क के साथ बैठा हुआ था।
तुम्हारे लड़ने की वजह तुम्हारा दोस्त था, वो मर चुका है, तो क्या तुम टूर्नामेंट में आगे कंटिन्यू करना चाहोगे? अभी भी मेरे पास बहुत सारा कर्जा है जो कि मैंने अपने दोस्त के ट्रीटमेंट करने के लिए लिए थे, इसीलिए मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। और हाँ, टूर्नामेंट के पीछे कोई ना कोई बड़ी साजिश हो रही है। हाँ, तुमने सही कहा। कई सारे लोग जो कि इस टूर्नामेंट में भाग लेने वाले हैं, उनके पास जादुओं की पावर है, जिनसे वो भगवान, स्वर्ग के देवता और राक्षसों से पावर मांगते हैं। और इन पावर को समझना नॉर्मल इंसानों की बस की बात नहीं है। और दूसरी साइड दो लड़के जो कि इस टूर्नामेंट में पार्ट ले चुके हैं, वो एक दूसरे के सामने खड़े थे। तभी वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड आके उन दोनों को बाहर निकालने के लिए कहता है, लेकिन लाल आंखों वाला अपना मॉन्स्टर निकालता है, पर दूसरा लड़का उसके मॉन्स्टर को गायब करके सिक्योरिटी गार्ड को बचा लेता है। इसके बाद वो लाल आंखों वाला वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ एक अमीर परिवार का लड़का टूर्नामेंट में भाग लेने वाला है, इसीलिए वो अपने दादाजी का आशीर्वाद लेता है और टूर्नामेंट जीतने की कसम खाता है। और इसका दादा द सिक्स का एक मेंबर भी है। दूसरी तरफ एक आदमी खड़ा होता है जो कि द सिक्स का पहला मेंबर है। दूसरी तरफ एक इंसान बैठा है जो कि द सिक्स का दूसरा मेंबर है। और दूर किसी ऑफिस में द सिक्स का तीसरा मेंबर बैठा होता है। इसके बाद दूर कहीं ये बुढ़ा होता है जो कि द सिक्स का चौथा मेंबर है। अब ये है द सिक्स की पांचवी मेंबर और ये है द सिक्स का आखिरी मेंबर जो कि अपना पार्क ही है। अगले दिन मीरा और सैन मोरी के घर जाते हैं, जहां आने के बाद इन लोगों को पता चलता है कि मोरी अपने दादा के साथ पहाड़ों पे रहा करता था, पर बाद में वो यहाँ शिफ्ट हो गए और मोरी की पूरी फैमिली में उसके दादा ही बचे हैं। अब अगले दिन टूर्नामेंट शुरू हो जाता है, जहां जितने भी लोग फाइनल में पहुंचे हैं उनको 3-3 लोगों के ग्रुप में बांट दिया गया है और यहाँ इन सारे लोगों को अपनी टीम को जिताने के लिए सामने वाली टीम को हराना होगा। अब यहाँ पे मीरा देखती है कि अनाउंसर बदल चुका है। तभी टीवी पे पता चलता है कि अनाउंसर और उसकी पूरी फैमिली को उस बनी वाले बंदे ने मार डाला है। ये देख के सारे जजेस शॉक हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि ये नोक्स ऑर्गेनाइजेशन का ही काम है। अचानक एक जज देखती है कि कमिश्नर नहीं आया है। दूसरी तरफ कमिश्नर को किसी बंदे ने मार डाला होता है और ये वही बंदा है जिसने अनाउंसर और उसकी पूरी फैमिली को मौत के घाट उतारा है। कितनी गर्व की बात है, मैंने एक बहुत पावरफुल कमिश्नर को मौत के घाट उतार दिया। यहाँ पर टूर्नामेंट शुरू हो जाता है, जहाँ पे पहला मैच मोरी और रीमन के बीच में है। फाइट शुरू होने से पहले मोरी अपने प्रेशर पॉइंट्स को दबाता है, जिससे वो और भी पावरफुल बन जाएगा। ये टेक्निक मोरी ने उस बुढ़े से सीखी होती है, पर अगले ही सेकेंड मोरी अपनी बॉडी को बिल्कुल भी नहीं हिला पाता क्योंकि उसने गलत प्रेशर पॉइंट्स को दबा दिया था। इसके बाद रीमन मोरी को अच्छे से कूट डालता है और मोरी इस मैच को बुरी तरीके से हार जाता है। इसके बाद मीरा और सैन को मोरी को उठा के ले जाना पड़ता है। अब अगला मैच सैन और तोमा के बीच में है। तोमा जो कि 38 साल का होने के बावजूद भी हाई स्कूल में है। दूसरी तरफ कमिश्नर मरा पड़ा था और इस कमिश्नर का नाम क्यू है। अनाउंसर ने मेरे सामने मौत की ब्रेक मांगी थी, इसलिए मैंने उसे आरामदायक मौत दी और उसी के साथ मैंने उसकी पत्नी और बच्चे को भी मार डाला है। पर अचानक उसका हाथ कट जाता है और उसके सामने क्यू का मॉन्स्टर खड़ा होता है। तभी क्यू खड़ा होकर अपना लिमिटर हटा देता है। इसी के साथ वो अपनी सिगरेट जलाता है। तभी क्यू की छाती पे लगा वेपन गायब हो जाता है। अब क्यू उस बंदे को खत्म करने के लिए रेडी होता है। दूसरी साइड टूर्नामेंट शुरू हो जाता है, जहाँ पे तोमा सैन को पकड़ के दूर हवा में फेंकता है। इसी के साथ वो पंच मार के सैन को दूर फेंक देता है। तभी सैन अपनी ब्लैक डॉटर्स टेक्निक का इस्तेमाल करके उस पे लगातार हमले करता है और वहाँ उसके टीममेट्स परेशान होकर उसका पास्ट याद करते हैं, जहाँ पे तोमा कई सालों से हाई स्कूल में फेल हो रहा था, पर फिर भी वो कभी गिव अप नहीं करता था। सारे लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे, इसके बावजूद भी वो हाई स्कूल का एग्जाम देता रहा। और उसी वक्त वो एक लड़की से मिलता है जो कि काफी परेशान थी, क्योंकि उसका सपना ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड फाइटर बनने का था, पर वो कई सालों से हार रही थी। अब तोमा उसे मोटिवेट करता है, ये कहते हुए कि मैं भी फेल हो रहा हूँ, लेकिन मैंने खुद से वादा किया है जब तक सांस है मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मुझे हार मंजूर है पर हार मानना नहीं।
तो अगर तुम अब भी अपने सपने से प्यार करती हो तो उसे छोड़ो मत, उसे पकड़ो और तब तक मत छोड़ो जब तक वो हकीकत ना बन जाए। इसके बाद ये दोनों दोस्त बन जाते हैं। अब वो लड़की तोमा को पढ़ाई में भी मदद करने लगी और कुछ टाइम बाद वो लड़की तोमा को पसंद करने लगती है। प्रेजेंट में तोमा एक ही अटैक से सेन को दूर फेंक देता है। इसके बाद वो अपनी मैजिक एनर्जी से एक हथौड़ा बनाता है। अब यहाँ सेन खड़ा होकर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी तोमा अपना हथौड़ा उस पे मारता है, पर सेन अपना पूरा दम लगा के उसके हैमर को रोक लेता है और अपना फाइनल अटैक अजूल ड्रैगन उसके हैमर पर मारता है, जिसके प्रेशर से वो हथौड़ा पूरी तरीके से टूट जाता है। इसी वक्त तोमा भी नीचे गिर जाता है। अब यहाँ पे सेन इस राउंड को जीत चुका है। दूसरी तरफ क्यू उस आदमी पे बहुत सारे अटैक्स करता है और एक ही झटके में उसका दूसरा हाथ भी काट लेता है। इसके बाद क्यू उसके सामने खड़ा हो जाता है, पर उस आदमी का कटा हुआ हाथ वापस रीजनरेट होने लगता है क्योंकि इसके पास चारियों की पावर है। पर अपना क्यू थोड़ी ना कम है, वो अपने जोकर कार्ड की मदद से उस आदमी को बांध लेता है। इसके बाद क्यू अपना फाइनल अटैक करता है, पर उसका वेपन ही रुक जाता है। तभी उसका वेपन गायब हो जाता है और ये काम इन दोनों लोगों का था जो कि नॉक्स के ही मेंबर हैं। क्यू उन दोनों को कहता है कि किसी के घर में ऐसे नहीं घुसते और वो भी चप्पल पहन के। और ये दोनों लोग यहाँ पर अपने साथी को बचाने के लिए आए हैं, लेकिन क्यू अपने जोकर कार्ड से उन दोनों को फंसाने की कोशिश करता है, पर वो लड़का अपने पर बाहर निकालकर बच जाता है। अब वो लड़की अपनी टेक्निक इस्तेमाल करती है जिससे कई सारे हाथ क्यू पर हमला करते हैं, मगर वो अपने वेपन से उन सारे हाथों को आसानी से काट देता है, लेकिन वो सारे हाथ क्यू को कैद कर लेते हैं। अब वो लड़का अपने वेपन से उसको मारने जाता है, तभी वहाँ पे दूसरी कमिश्नर आके उसको बचा लेती है। तुम्हारा लिमिटर बंद था, इसीलिए मैं यहाँ चली आई। और तुम जानते हो ना कि लिमिटर हटाने की सजा है कि तुम्हें 3 महीने की सैलरी नहीं मिलेगी। इसका मतलब अब तुम्हें आधे साल की सैलरी नहीं मिलेगी। अरे नहीं लगता है, अब मुझे बाल लेडी खा के ही पेट भरना पड़ेगा। दूसरी तरफ टूर्नामेंट का अगला मैच हिना और मीरा के बीच में है। अब मैच शुरू हो जाता है जहाँ पे दोनों ही अपनी अपनी टेक्निक से एक दूसरे को डैमेज पहुँचाने की कोशिश करती है और दोनों अपनी पूरी पावर से लड़ती है। तभी हिना जंप मारती है जिससे मीरा उस पे अटैक करने में कामयाब हो जाती है, पर हिना तोमा की आवाज सुनती है जो कि उसे लड़ने के लिए मोटिवेट करता है। अब वो मीरा से वापस लड़ने जाती है, लेकिन उसकी तलवार टूट जाती है। इसके बाद वो चारियों एनर्जी का इस्तेमाल करने का डिसाइड करती है। दूसरी तरफ कमिश्नर और वो लड़की लड़ रहे होते हैं, जहाँ पे नॉक्स मेंबर अपनी हाईटेक गन से कमिश्नर पे अटैक करती है, पर कमिश्नर अपने मैजिक से उसका अटैक रोक लेती है। अब वो अपना मैजिक स्पेल कास्ट करती है जिससे कमिश्नर के पीछे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर उसको खाने आता है, लेकिन कमिश्नर अपना मॉन्स्टर समन करके उसका मॉन्स्टर निगलवा लेती है और लिटरली में कमिश्नर का मॉन्स्टर बिल्डिंग से भी ज्यादा बड़ा होता है। ये देख के वो लड़की गुस्सा हो जाती है और वहाँ साइड में कमिश्नर और वो लड़का लड़ रहे होते हैं। अब कमिश्नर अपना जोकर कार्ड उस पे फेंकता है, तभी अचानक क्यू का जोकर आकर उसको घायल कर देता है। दूसरी तरफ मीरा अनाउंसर की बात को याद करती है, तभी हिना अपनी मैजिकल तलवार उस पे मारती है, लेकिन मीरा उसके अटैक को डॉज करके एक छलांग मारती है और अपनी एक पावरफुल किक का इस्तेमाल करके उसको दूर फेंक देती है। इसके बाद हिना वापस खड़ी नहीं हो पाती, इसीलिए मीरा इस मैच को जीत जाती है। दूसरी तरफ वो लड़की अपनी गन से कमिश्नर पे अटैक करती है, लेकिन कमिश्नर उसके अटैक से बच के अपना फाइनल अटैक रेडी करती है और वहाँ कोने में क्यू और उस लड़के की बहुत खतरनाक फाइट हो रही होती है, पर क्यू अपने अटैक से उसको घायल कर देता है और यहाँ कमिश्नर अपना फाइनल अटैक उस पे मार के उसको घायल कर देती है। खुद की टीम को हारता हुआ देख के वो लड़का उस लड़की को लेके वहाँ से भाग निकलता है। इसी वक्त वो आदमी खड़ा होके हंसने लगता है, तभी उसकी बॉडी ब्लास्ट हो जाती है। इसी के साथ पूरी बिल्डिंग भी ब्लास्ट हो जाती है। अब कुछ घंटों बाद वो बिल्डिंग पूरी राख बन गई होती है और ये दोनों कमिश्नर भी बच गए होते हैं। रात को ये सारी चीजें पार्क को पता चलती है और वो सोचता है कि हम सबके बीच में कोई गद्दार है, क्योंकि सारे कमिश्नर का एड्रेस टॉप सीक्रेट था, पर फिर भी क्यू पे अटैक हुआ। अब उसकी असिस्टेंट उसको एक फोटो दिखाती है जिसमें मोरी के दादा का हाथ कटा हुआ था। अब पार्क को लगता है कि मोरी के दादा के साथ कुछ तो गलत हुआ है। अब यहाँ अगला मैच इन दोनों टीमों के बीच में होने वाला है।
जहां पहला राउंड इस अमीर लड़के और इस लाल आंखों वाले बंदे के बीच में है। और हाँ, मैं इस लाल आंखों वाले बंदे को रेड बुलाऊंगा। मैच शुरू होते ही अमीर लड़का अपना मैजिक स्पेल कास्ट करता है, पर अगले ही सेकंड रेड की शार्क मॉन्स्टर आकर उसको कच्चा चबा जाती है। लेकिन उस लड़के को बचाने के लिए उसकी मेड रेड पर हमला कर देती है, पर इसके नुकीले वेपन उसके अंदर घुस जाते हैं और वो बुरी तरीके से घायल हो जाती है। इसके बाद रेड उसके पास आता है। ये जगह औरतों के लिए नहीं है, तुम्हारी जगह किचन में है। ऐसा कह के वो उसके ऊपर लात मारने लगता है। तभी सेन अपनी लात से उसको दूर फेंक देता है। अब रेड गुस्सा होकर उसे मारने जाता है, पर अनाउंसर उन दोनों को रोक लेता है, क्योंकि दूसरों के मैच में दखलंदाजी करना रूल्स के खिलाफ है। पर वो लड़का अभी तक जिंदा था। इसके बाद वो अपनी मैजिक लाइटनिंग उस पे इस्तेमाल करता है, लेकिन रेड को इससे घंटा भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब रेड अपने शार्क मॉन्स्टर को वापस समन करता है और वो वहीं पर खत्म हो जाता है। अब अगला मुकाबला दो दूसरी टीम्स के बीच में होने वाला है, जहां पहले ही वो पहला मैच हार जाते हैं, पर उसकी टीम का लीडर सबको मोटिवेट करता है। अब अगला मैच इन दोनों के बीच में है, जहां पे रीन उस बंदे के सारे अटैक से बचते हुए उस बंदे पे एक किक मारती है, जिससे वो बंदा वापस उठ ही नहीं पाता। इसी वजह से रीन इस मैच को जीत जाती है। यहाँ मोरी की टीम को पता चलता है कि सेन सस्पेंड हो चुका है, क्योंकि उसने मैच के बीच में दखलंदाजी की थी। अब अगला मैच टीम के लीडर अकीरा और एक दूसरे बंदे के बीच में था, और ये दोनों टीमों के बीच का फाइनल मैच होने वाला है। मैच शुरू होते ही वो बंदा अटैक करने के लिए आता है, पर अकीरा उसको आराम से रोक लेता है। इसके बाद वो उस पर एक बहुत तगड़ा पंच मारकर उसको दूर फेंक देता है, लेकिन वो बंदा वापस आ जाता है, पर अकीरा वापस अपने अटैक्स का इस्तेमाल करता है, जिससे वो पीछे हो जाता है। अब वो बंदा बहुत गुस्सा होकर अपनी ब्लैक चक्रा एनर्जी को बाहर निकालता है, पर अकीरा उन सारे अटैक से बच के उसके पास आ जाता है, पर वो अपनी सारी चक्रा एनर्जी का इस्तेमाल कर लेता है। लेकिन अकीरा पीछे आकर अपनी किक इस्तेमाल करता है, जिससे वो बंदा बेहोश हो जाता है। इसी के साथ अकीरा इस मैच को जीत जाता है। अब यहाँ मोरी नोटिस करता है कि अकीरा के पीछे जो टाइगर बना हुआ है, वही टाइगर का लोगो उसके दादा की मिलिट्री यूनिफॉर्म पर भी था। कुछ देर बाद ये लोग अपने घर जाने लगते हैं, जहाँ सेन चारियो एनर्जी के बारे में बात करता है, जो कि सेन को पार्क ने बताई थी। वहाँ पे पार्क ने उसे बताया था कि चारियो एनर्जी का इस्तेमाल करना आसान बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लोग हैं जो बहुत कड़ी ट्रेनिंग करने के बाद भी हासिल नहीं कर पाते, पर कुछ लोगों को ये ऐसे ही मिल जाती है। इसीलिए इन सब के पास एक आखिरी उम्मीद बची हुई थी, पर मोरी चारियो एनर्जी का इस्तेमाल करने से साफ मना कर देता है, क्योंकि मोरी को अपने दम पे ही आगे बढ़ना था, और मोरी यहाँ से चला जाता है। इन दोनों को मोरी का बिहेवियर कुछ अजीब लगता है, और ये इसीलिए था क्योंकि पार्क ने उसे अपने ऑफिस बुलाया था, जहाँ पार्क ने उसे कहा था कि तुम्हारे दादा शायद अब इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि एक जंगल में बहुत बड़ा धमाका हुआ और वहाँ तुम्हारे दादा का हाथ कटा हुआ मिला, और ये ब्लास्ट मोरी के दादा ने ही अपनी चारियो एनर्जी से किया था। पर मोरी को पूरा कॉन्फिडेंस था कि उसके दादा इतने कमजोर नहीं हैं कि वो ऐसे ही मर जाएं। अब रात को मोरी अपने दादा के बारे में ही सोच रहा था, तभी वहाँ पर अकीरा आता है, जो कि मोरी से हाथ मिलाता है, पर वो मोरी को दूर फेंक के अपने टाइकोंडो से उस पे अटैक करने लगता है, और वो मोरी को फ्लिप करके नीचे गिरा देता है, पर वो यहाँ पर रुक जाता है, क्योंकि मोरी ने भी अपना अटैक रोक लिया था। अब वो लड़का मोरी को अपना नाम बताता है और उसे कहता है कि मैं तो बस यहाँ ट्रेनिंग करने के लिए आया था, और तुम्हारे दादाजी बहुत अच्छे इंसान थे, मैं उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। इसके बाद वो अपना पास्ट बताता है, जहाँ जब अकीरा छोटा था तब उसके पापा गुजर गए थे, और अकीरा को निभाने के पैसे ना होने के चलते उसकी माँ ने उसे एक आश्रम में छोड़ के चली गई, और वापस कभी भी लौट कर नहीं आई। वहाँ जाते ही वो एकदम अकेला पड़ गया, क्योंकि सारे लोग उसे नालायक समझते थे। छोटा सा अकीरा अपनी ट्रेनिंग भी नहीं कर पाता था। उसके मास्टर ने उसे कह दिया था कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल तुम्हारे दादा की तरह। तुम्हारे दादा भी तुम्हारी तरह बिल्कुल कमजोर थे। इसके बाद वो अकेला बैठा हुआ था, तभी वहाँ पर मोरी के दादा आते हैं, और हाँ, ये हमारा बचपन का छोटा मोरी है। दरअसल मोरी के दादा और अकीरा के दादा मिलिट्री में थे और काफी अच्छे दोस्त भी थे, पर वो मारे गए। इसीलिए मोरी के दादा उसे एक मार्शल आर्ट्स की किताब देता है, जिसमें हजारों टाइकोंडो की टेक्निक्स थी, और यहाँ मोरी का दादा उसे मोटिवेट करता है कि तुम जल्दी से बड़े हो जाओ
और अपने दादा की तरह बहुत पावरफुल बनो। वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे। वो भले ही इस दुनिया को बचाते बचाते मारे गए, पर तुम उनसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना। अब यहाँ प्रेजेंट में दोनों बात कर रहे थे, पर तभी अकीरा मोरी को एक अटैक से बचाता है, जो अटैक रेड ने किया था, क्योंकि रेड की अकीरा से पुरानी दुश्मनी है। अब अकीरा अपने हाथों से ही उसके नुकीले हथियार को तोड़ देता है। इसके बाद रेड वहाँ से चला जाता है। यहाँ अकीरा मोरी से थोड़ी देर बात करने के बाद वो भी वहाँ से चला जाता है। तभी मोरी को रियलाइज होता है कि वो रेड के अटैक को देख तक नहीं पाया, पर अकीरा ने उसे अपने एक हाथ से ही रोक लिया। इसीलिए मोरी अब और भी पावरफुल बनने की ठान लेता है। दूसरी तरफ क्यू अपने मॉन्स्टर के साथ पार्क के ऑफिस घुस जाता है, जहाँ जाते ही वो पार्क को पकड़ के गुस्से में कहता है, बाद तो अनाउंसर के व्यूअर बच्चे को क्यों नहीं बता पाया, उस वक्त तो कर कह रहा था। पर पार्क उसे बिना छुए दूर कर देता है और अपने हाथों से उसे बुरी तरीके से मरोड़ने लगता है। तो जानता भी है कि तो किससे बात कर रहा है। अगर अगली बार ऐसी हरकत के तो तुझे जीने लायक नहीं छोड़ूंगा, और ये ले इस बिल्डिंग के नुकसान पहुंचाने का बिल। अब अगले सीन में क्यू बिल्डिंग की छत पे खड़ा होता है, जहां पार्क की सेक्रेटरी क्यू से बात करने आती है। अनाउंसर अब इस दुनिया में नहीं रहा, पर उसकी फैमिली को कुछ भी नहीं हुआ है। जिस फैमिली को उस बंदे ने मारा था वो बस एक क्लोन थे, जिसको मैंने अपने मैजिक से बनाया था। अनाउंसर की असली फैमिली अभी सही सलामत है। इसके अलावा पार्क ने तुम्हारे 9 महीने की सैलरी काट ली है। तुमने जो पहले हरकत की है उस वजह से, और प्लीज तुम मुझसे उधार मत मांगना। अब अगले दिन क्यू नीचे पड़ा हुआ सिक्का उठा रहा होता है, क्योंकि इसके पास अब फूटी चमन्नी भी नहीं बची है। हाँ भाई, और ले ले पार्क से पंगे। अब ये सारी चीजें सेन देख लेता है। इसके बाद सेन क्यू को एक जगह पे फ्री में खाना खिलाता है और उसे ऑफर देता है कि अगर वो उसे चारियो सिखाएगा तो वो उसे रोज मुफ्त में खाना खिलाएगा। अब अगले सीन में नोक्स ऑर्गेनाइजेशन का लीडर वहाँ के सारे लोगों को ऑर्डर देता है। कुछ लोग ऊपर वाले जैसी पावर हासिल करना चाहते हैं, वो लोग ऊपर वाले की मानता को भूल चुके हैं। इसलिए उन सबको मौत के घाट उतारना हमारी जिम्मेदारी है, और ऊपर वाले को नीचे लाने वाली चाबी को खत्म कर दो। और उसी टाइम पार्क सारे कमिश्नर को इकट्ठा करता है। अब नोक्स हद से आगे बढ़ चुका है, इसीलिए अब हमें सबको मिलके नोक्स को हराना होगा। इसके अलावा अब हमारे बीच में कुछ बेरूपिये छुपे हैं, उनको तुम मार डालो। और हाँ, सारे लोगों को लिमिटर हटाने की भी इजाजत है। अब हमारा इकलौता काम है ऊपर वाले को नीचे लाने वाली चाबी को हासिल करना। कुछ देर बाद मोरी अपने दादाजी के बारे में ही याद कर रहा था, जहां वो याद करता है कि जब वो 6 साल का था तब उसके दादा उसे अकेला छोड़ के जंग पे जाने वाले थे। मोरी अपने दादा को रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर उसके दादा उसे समझाते हैं कि अगर मैं यहाँ रुका तो मेरे दुश्मन यहाँ आ जाएंगे। भले ही मैं अभी जा रहा हूँ, पर मैं वापस जरूर आऊंगा। और तुम स्कूल में बहुत सारे दोस्त बनाना, जो कि तुम्हें तुम्हारी बुरे से बुरी सिचुएशन में भी तुम्हारे साथ खड़े रहें। अब यहाँ प्रेजेंट में मोरी के पास मीरा और सेन आते हैं, क्योंकि आज मोरी का बर्थडे है। यहाँ मोरी अब 17 साल का हो चुका है, इस वजह से ये सारे लोग मस्त पार्टी करते हैं, जहाँ पे ये दोनों मोरी के लिए बहुत सारा खाना लाए होते हैं। इसके बाद ये लोग दबा के खाना ठूसते हैं और तीनों दोस्त इस टाइम को बहुत मजे से गुजारते हैं। तब मोरी को ये रियलाइज होता है कि उसके दादा ने क्यों कहा था कि तुम बहुत सारे दोस्त बनाना। अब अगले दिन मोरी को अपने घर के बाहर एक लेटर मिलता है, जिसे देख के मोरी बहुत शॉक हो जाता है, क्योंकि उसमें मोरी के दादा बहुत बुरी हालत में होते हैं और लेटर के अंदर एक एड्रेस भी लिखा होता है। तो यही खत्म होते हैं द गॉड ऑफ हाई स्कूल के 8 एपिसोड। अब अगले 4 एपिसोड को मैं अगली वीडियो में कवर करने वाला हूँ, और वो आखिरी के 4 एपिसोड में बहुत सारी चीजें होने वाली है। अगर इस वीडियो में अच्छे व्यूज आए तो मैं पक्का अगले पार्ट को कवर जरूर करूंगा। तो अगर वीडियो में कोई दिक्कत हो क्वालिटी वगैरह का, तो तुम मुझे बता देना कमेंट में, तो अगली वीडियो में जल्द ही बना दूंगा। तो तब तक के लिए आप ये वीडियो भी देख सकते हो।